गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का हमारा पहला टॉपिक है विंडफॉल टैक्स। तो ये आपके इकोनॉमी सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने डिफाइंड किया है कि गवर्नमेंट ने जो विंडफॉल टैक्स इम्पोज किया है डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर्स पे वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कंपनीज जो हैं इन्होंने फिनोमिनल प्रॉफिट्स अर्न किए हैं ड्यूरिंग ये रशिया यूक्रेन वॉर। ठीक है, जिसकी वजह से जो है उनको डिस्काउंट पर वो रशिया से ऑयल परचेज़ करते हैं और रिफ़ाइन करके उसको प्रीमियम रेट पर जो है वो बाकी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो विंडफॉल गेन कमा रहे थे, तो इसलिए गवर्नमेंट को ज़रूरी हो गया था विंडफॉल टैक्स जो है वो लगाना। तो सबसे पहली बार आपको पता होगा कि जुलाई 1 को ये विंडफॉल टैक्स लगाया गया। लगभग 23,250 रुपीज़ पर टन जो है ये विंडफॉल टैक्स लगाया था गवर्नमेंट ने, और इसको हर फोर्टनाइट में जो है वो लगभग रिवाइज़ किया गया। कहा जाता है कि मोस्टली जो है ये टारगेट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है उनके ऊपर किया गया था ये विंडफॉल टैक्स। और रशिया की जो है रॉसनेफ्ट कंपनी, उनकी एक यहाँ पर इंडिया में नायरा एनर्जी नाम से कंपनी है जो रशिया रॉसनेफ्ट बैक्ड है, उसको ऊपर टारगेट किया गया था क्योंकि ये विंडफॉल गेन्स कमा रही थी। ठीक है, तो अब इसमें हो क्या रहा था कि वो बहुत ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम्स में जो है फ्यूल को एक्सपोर्ट कर रही थी और उससे बहुत जो है विंडफॉल प्रॉफिट्स कमा रही थी। ठीक है, तो विंडफॉल टैक्स होता क्या है? ऑफ कोर्स आपके जो कंपनी विंडफॉल अगर प्रॉफिट्स कमा रही है किसी एक्सटर्नल अनप्रेसिडेंटेड इवेंट की वजह से, मतलब उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया है, उन्होंने कोई प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की वजह से नहीं हुआ उनके, बस कोई एक ऐसा अनप्रेसिडेंटेड इवेंट हुई है जिसकी वजह से उनको अनएंटिसिपेटेड गेन इन इनकम हो रहा है, बहुत ज़्यादा एकदम से गेन होना शुरू हो गया इनकम में, उसको हम कहते हैं विंडफॉल प्रॉफिट्स। तो इन विंडफॉल प्रॉफिट जो है इनको आप उसको इसका मतलब ये नहीं होता कि फर्म ने कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन किया, कोई एक्टिवली कोई एक्शन लिया है, कोई स्ट्रेटजी बनाई है जिसकी वजह से उनको प्रॉफिट हो रहा है। तो एक्चुअली जब उनको कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है, वो भी बहुत लार्ज वॉल्यूम में, तो गवर्नमेंट को ज़रूरी हो जाता है उसको टैक्स करना ओवर एंड अबव द नॉर्मल रेट्स, बिकॉज जो है वो कंपनी एकदम से बिना किसी एफर्ट के जो है वो प्रॉफिट कमा रही है, तो इसलिए लार्जर इंटरेस्ट में, रीडिस्ट्रीब्यूशन के लार्जर इंटरेस्ट में उसको जो है टैक्स करना जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसके पीछे यही रैशनले दिया गया कि जो अनएक्सपेक्टेड गेन्स हो रहे हैं उसके उसमें से इनकम जो है गवर्नमेंट को लेकर रीडिस्ट्रीब्यूशन करना आम जनता में वो ज़रूरी है। सोशल वेलफेयर स्कीम्स के लिए, कोई फ़ंड के लिए ज़रूरी है। फिर एक गवर्नमेंट के लिए एक सप्लीमेंट्री रेवेन्यू स्ट्रीम भी बन सकती है ये इनकम, क्योंकि उस कंपनी को तो ऑफ कोर्स जो है प्रॉफिट जो है वो हो रहा है, वो कोई उनकी वजह से तो नहीं हो रहा ना, कोई एफर्ट तो नहीं लगाया उन्होंने। और गवर्नमेंट को हेल्प करेगा ये अपने ट्रेड डेफिसिट को भी कम करने के लिए। तो अब कौन सी जो है कंट्रीज़ क्यों लगा रही हैं ये विंडफॉल टैक्सेस? क्योंकि ऑफ कोर्स ऑयल, गैस और कोल के जो प्राइसेस हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं ऑफ कोर्स, बट अगर हम ब्रॉड टर्म में देखें तो एनर्जी डिमांड और सप्लाई की वजह से जो है मिसमैच है, उसकी वजह से जो है ये प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो ये ह्यूज एंड रिकॉर्ड प्रॉफिट्स कमा रही हैं एनर्जी कंपनीज, तो इसलिए जो है इनको जो है विंडफॉल टैक्सेस लगाना इनके ऊपर जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इवन जो हमारे यूएन, आईएमएफ, ओईसीडी ये सब भी कह रहे हैं कि यस आप इनके ऊपर टैक्स लगाओ। इवन हमारे यूएन के जो चीफ़ हैं, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने भी बोला है कि सारी गवर्नमेंट्स को इन एक्सेसिव प्रॉफिट्स के ऊपर टैक्स लगाना चाहिए ताकि मोस्ट वल्नरेबल पीपल को सपोर्ट किया जा सके। ठीक है, इन डिफ़िकल्ट टाइम्स में। तो लगभग लार्जेस्ट एनर्जी कंपनीज़ ने लगभग $100 बिलियन तक का प्रॉफिट कमाया है इस पीरियड ऑफ टाइम में। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, क्यों इसका अपोज कर रही हैं कंपनीज़, या क्या आर्गूमेंट दिया जाता है, इसके अगेंस्ट आर्गूमेंट्स क्या हैं? तो ऑफ कोर्स क्योंकि ये टैक्स रेट्रोस्पेक्टिवली लगाया जाता है, मतलब जैसे आज मैंने टैक्स लगाया तो हम गवर्नमेंट बोलेगी कि पिछले 1 साल में जो आपने ये विंडफॉल प्रॉफिट्स कमाए हैं इसके ऊपर ये टैक्स लगेगा। ठीक है, मतलब इससे अनसर्टेनिटी आती है मार्केट में अबाउट कि फ्यूचर में कैसे टैक्सेस का क्या रेट होगा। दूसरा, पॉपुलिस्ट इन नेचर। क्यों पॉपुलिस्ट? क्योंकि गवर्नमेंट जो है कोई ज़्यादा सोच के नहीं लगाती है इसे, एकदम से जब ऐसी कोई इवेंट आती है तो एकदम से गवर्नमेंट को याद आ जाता है और गवर्नमेंट एकदम से इसको कोई बिना कुछ सोचे समझे के टैक्स होते हैं और पॉलिटिकली अपॉर्चुन टाइम पर इसको लगा दिया जाता है। तीसरा बोला गया है कि हमने चाहे हमने कोई एक्टिवली कोई एफर्ट नहीं किया, कंपनीज ऐसा कह रही हैं, चाहे हमने कोई एक्टिवली एफर्ट नहीं किया, लेकिन अब देखो ना रशिया यूक्रेन की सिचुएशन में हमने रिस्क तो लिया ना। हम रशिया से जो है इतने सैंक्शंस चल रहे हैं, वहाँ पर वॉर चल रही है, फिर भी हम वहाँ से रिस्क लेके जो है फ्यूल ले रहे हैं, उसको ही हम एक्सपोर्ट करके प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो हम आप हमारी रिस्क टेकिंग को जो है वो आप रिवॉर्ड को छीन रहे हो। ठीक है, फिर एक और है कि
किसको ये विंडफॉल टैक्स लगाना चाहिए, किसको नहीं लगाना चाहिए, ये कैसे डिसाइड होगा? क्या सिर्फ लार्ज कंपनीज़ को लगाना चाहिए या फिर छोटी कंपनीज़ अगर विंडफॉल टैक्सेस कमा रही है तो उनको नहीं लगाना चाहिए? तो मतलब कैसे डिसाइड करे, कौन ये डिसाइड करेगा, ये भी एक इशू है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है G20 समिट इन इंडिया। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है नेक्स्ट ईयर इंडिया जो है वो G20 लीडर्स की समिट को होस्ट करने वाला है। तो सितंबर 9 से 10 के बीच में जो है ये समिट को होस्ट करेगा इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अनाउंस किया है। तो एनीवेज G20 है क्या? शुरुआत जब उसकी हुई थी 1999 में, तो फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की 19 इंडिविजुअल कंट्रीज़ और यूरोपियन यूनियन की जो है मीटिंग होती थी। लेकिन 2008 में इसको हेड्स ऑफ स्टेट या हेड्स ऑफ गवर्नमेंट के लेवल पर लेके आ गए, और एक तरह से एक फोरम है, कोई लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं है, कोई लीगल इम्पैक्ट नहीं होता है इसके डिसीजंस का, बट कंट्रीज़ की पॉलिसीज़ और ग्लोबल कोऑपरेशन को इन्फ्लुएंस करने के लिए ये मीटिंग की जाती है। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? लगभग 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी जो है ये रिप्रेजेंट करता है, 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है, 2/3 ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, और ग्लोबली 79% वर्ल्ड कार्बन एमिशंस भी ये जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो ऑफ कोर्स हर साल की जाती है, रोटेटिंग प्रेसिडेंसी होती है, मतलब हर साल एक मेंबर को इसका प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, ठीक है। अब ग्लोबल एजेंडा को शेप करने के लिए ये मल्टीलैटरलिज्म में हेल्प करता है। अब बहुत सारे थीम्स पर इसके ऊपर जो है आज तक डिस्कशन हुई है। शुरुआत तो इसकी सिर्फ ब्रॉड मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी को देखने के लिए हुई थी, बट धीरे धीरे इसमें अलग अलग एलिमेंट्स भी डाल दिए गए, जैसे ट्रेड, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनर्जी एट्सेट्रा। अगर आप 2021 की समिट देखो तो उसमें डिसाइड किया गया था कि हम कोल फायर्ड पावर प्लांट्स जो हैं वो पुअर कंट्रीज़ में नहीं लगाएंगे, कार्बन न्यूट्रलिटी लेके आएंगे 2050 तक। फिर इवन कोविड की फाइट में भी जो है G20 ने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। $5 ट्रिलियन ग्लोबल इकोनॉमी में डालने के लिए जो है वो G20 लीडर्स ने डिसाइड किया था मार्च 2020 में। इवन WHO के कोविड सॉलिडारिटी फंड रिस्पांस फंड में भी जो है वो वॉलंटरी बेसिस पे जो है वो कंट्रीब्यूट करने को डिसाइड हुआ था। तो अब हम देखते हैं इस जो है इंडिया की प्रेसिडेंसी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अब जो ये लगभग इंडिया 200 मीटिंग्स जो है वो पूरे साल में, जब इंडिया, आपको पता है ना कि अभी जो है दिसंबर के आसपास प्रेसिडेंसी जो है वो अज्यूम कर लेगा, और नेक्स्ट दिसंबर तक रहेगा प्रेसिडेंट G20 का। तो इस पूरे साल में 200 के आसपास मीटिंग्स होंगी, कोई मिनिस्टर लेवल पर, कोई सेक्रेटरी लेवल पर, कोई ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर, डिप्लोमेट्स लेवल पर। तो ऐसी 200 टोटल मीटिंग्स होने वाली है। इंडिया ने ऑन बिहाफ ऑफ G20, क्योंकि इंडिया इस बार प्रेसिडेंट, तो इंडिया ने कुछ गेस्ट कंट्रीज़ भी बुलाई हैं G20 में, जो G20 का पार्ट तो नहीं है, बट G20 में उनको एज अ गेस्ट बुलाया गया है। तो ये यहाँ पर नाम दिए गए हैं। अब ट्रॉयका ऑफ G20 क्या होता है? ट्रॉयका क्या होता है कि करंट प्रेसिडेंट कौन है, प्रीवियस इससे प्रेसिडेंट कौन था, और आने वाला प्रेसिडेंट कौन है, तो उनको हम कहते हैं ट्रॉयका ऑफ G20। तो जैसे अगर हम अभी का देखें तो इंडिया अभी प्रेसिडेंट नहीं बना है, तो इंडिया जो करंट प्रेसिडेंट है आपका वो है इंडोनेशिया। इससे पिछले प्रेसिडेंट आपके इटली थे, और आने वाला इनकमिंग प्रेसिडेंट इंडिया है, ठीक है। लेकिन जब इंडिया बन जाएगा प्रेसिडेंट, तो इंडिया जो है वो करंट प्रेसिडेंट हो जाएगा, इंडोनेशिया जो है वो प्रीवियस प्रेसिडेंट हो जाएगा, और इनकमिंग प्रेसिडेंट इंडिया के बाद किसकी बारी है? ब्राज़ील की, ठीक है। तो ये 3 कंट्रीज़ जो हैं ये ट्रॉयका में आ जाएंगी। ये ऐसा फर्स्ट टाइम होगा, पहली बार ऐसा G20 की हिस्ट्री में होगा कि जब 3 डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वो ट्रॉयका में आएंगी। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चीता री इंट्रोडक्शन प्लान। तो ये आपके इन्वायरमेंट टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पीएम जो है वो आने वाले टाइम में अपने 17 सितंबर को 3 चीता को रिलीज़ करेंगे मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। तो इनको शुरुआत में तो एक एनक्लोजर में रखा जाएगा, जो है वो चीता को, और जो है ये 5 से 6 साल की एज के हैं। इनको कुछ टाइम, लगभग 1 महीने के आसपास जो है वो क्वारंटीन में रखा जाएगा, ताकि कोई और एनिमल इनके साथ कांटेक्ट ना बना पाए, या ये कोई और एनिमल एंटर ना कर पाए, और ये धीरे धीरे जो है वो अपने न्यू एटमॉस्फेयर में अपने आप को एडजस्ट कर लें, ठीक है। फिर उसके बाद इनको 550 हेक्टेयर के एनक्लोजर में छोड़ दिया जाएगा, ताकि ये यहाँ पर अपनी हंटिंग करें, सर्वाइवल करें, और वहाँ पर पोचर्स को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने पूरा एक तरह से इंतज़ाम किया है। इवन 24 रिटायर्ड मिलिट्री पर्सनल को भी जो है वो हायर किया गया कि वो किसी पोचिंग को अटैम्प्ट को रोक सकें। सो अब हम देखते हैं चीता के बारे में। वर्ल्ड का फास्टेस्ट लैंड एनिमल है, सब सहारन अफ्रीका और इवन ईस्टवर्ड टू इंडिया तक एक्सटेंड करता था ये स्पीशीज़ हिस्टोरिकली। तो चीता जो है वो लगभग 9% ऑफ देयर हिस्टोरिक रेंज में रह गए हैं। ऑफ कोर्स इंडिया में तो एक्सटिंक्ट हो गए थे 1952 से।
तो चीता जो है ये अब आपके सवानाज ऑफ सेरेंगेटी, सेरेंगेटी कहाँ पर है आपका, ये आपका तंजानिया में पड़ता है ना। तो अब फिर जो है आपके ये ईरान में भी लोकेटेड है, ईरान में भी है चीता अभी भी लोकेटेड है, ठीक है। तो नमीबिया जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ऑफ चीता है, इसलिए उसको चीता कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। ग्लोबली अगर हम देखें तो चीता को वल्नरेबल स्पीशीज़ में डाला गया है IUCN की रेड लिस्ट द्वारा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चीताज़ इन इंडिया देखते हैं तो शुरुआत में तो जो है पूरे इंडिया में लगभग जो है चीता फैले हुए थे, लेकिन धीरे 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 जो है इनका हैबिटेट कम होता रहा और 1952 में इनको ऑफिशियली एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया कंट्री में। तो ये चीता री इंट्रोडक्शन प्लान क्या था, 2009 में वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने प्लान बनाया कि हम कुछ साइट्स आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ पर हम ये चीता को ला सकते हैं दूसरी कंट्री से। तो कूनो पालपुर नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश को सबसे बेस्ट माना गया और कहा गया कि यहाँ पर हम चीता को लेके आते हैं। तो ऑफ कोर्स ये ऐसी साइट है जहाँ पर चीता के अलावा इवन टाइगर, लायन और लेपर्ड को भी रखा जा सकता है। तो चीता जो है वो साउथ अफ्रीका से या सदर्न अफ्रीकन कंट्री से हम क्यों ला रहे हैं, तो एक्चुअली तो ईरान में भी मिलते हैं चीता, बट ईरान ने उनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो है वो स्पीशीज़ डिक्लेयर किया हुआ है क्योंकि वहाँ पर जो है स्पीशीज़ कम हो गई हैं बहुत ज़्यादा। तो इंडिया जो है इसलिए सदर्न अफ्रीका के रीजन से जो है चीता को लाना चाह रहा है, और वहाँ के चीता की जो है जेनेटिक वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए उनके सर्वाइवल के चांस सबसे ज़्यादा हैं यहाँ पर। तो इसको हम लाएंगे तो उससे सिग्निफिकेंस क्या है उसकी, ऑफ कोर्स हमारे इकोसिस्टम के लिए बून है, हो सकता है कि इस चीता की पॉपुलेशन दोबारा से रिवाइव हो सके यहाँ पर इंडिया में। और चीता जो है उनकी अच्छी चीज़ ये है कि ये ह्यूमंस के लिए थ्रेट नहीं होते हैं और ये लाइव स्टॉक को भी टारगेट नहीं करते हैं। तो चैलेंजेस भी हैं ऑफ कोर्स। चैलेंजेस ये हैं कि कोई साइंटिफिकली साउंड कोई हमारा प्लान नहीं है, ऐसा कोई हम कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि चीता को री इंट्रोडक्शन करेंगे और यहाँ पर उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो कोई ऐसा साइंटिफिकली साउंड इसका बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रिस्पर, जो आपका साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पिछले 3 साल में जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी क्रिस्पर जो है उसने फ्लॉलेस रिजल्ट्स दिखाए हैं क्लिनिकल ट्रायल्स में। तो इंडिया ने तो इवन 5 साल का एक प्रोजेक्ट भी बना दिया है क्रिस्पर को डेवलप करने के लिए। तो क्रिस्पर की फुल फॉर्म यहाँ पर है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। तो ये आपका जीन एडिटिंग का एक टेक्नोलॉजी है, बहुत सिंपल, फास्ट और इजीली एक्सेसिबल है ये टू मोस्ट लेबोरेटरीज। ये एक तरह से जीन एडिटिंग कैसे की जाती है, इसमें टारगेटेड स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज जो है वो उनको जो है वो टारगेट किया जाता है, या फिर पूरे जेनेटिक कोड को ही, या फिर पूरे जो है DNA को टारगेट किया जाता है। वहाँ पर जो है आपका SAS9 प्रोटीन, ठीक है, SAS9 प्रोटीन एक तरह से आप कह सकते हो कि एक तरह से सीजर है। ये आप उस जो समझ लो कि एक जीन में अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम दिख रही है जिसकी वजह से समझ लो एग्जांपल लेते हैं कि कैंसर बन रहा है किसी की बॉडी में, तो जो इनहेरिट कर रहा है कोई पर्सन कैंसर, तो हम क्या करेंगे उस SAS9 प्रोटीन का यूज़ करते हुए, उस सीजर का यूज़ करते हुए उस जीन में से उस पार्ट को कट कर देंगे और जो है उस जीन को सेल्फ रिपेयर होने के लिए, ऑटो रिपेयर होने के लिए छोड़ देंगे। जब वो ऑटो रिपेयर का प्रोसेस शुरू होगा, जैसे ही वो प्रोसेस शुरू होगा उस टाइम पर जो है साइंटिस्ट इंटरवेंशन करेंगे। जब वो जो जीन है वो रिपेयर हो रहा होगा अपने आप, तब वहाँ पर जो है डिज़ायर्ड सीक्वेंस डाल देंगे जीन की, जो होनी चाहिए एक्चुअल में एक जीन में। वो जब आप डिज़ायर्ड सीक्वेंस डाल दोगे जेनेटिक कोड में, तो वो धीरे धीरे अपने आप को उस DNA के साथ बाइंड कर लेगी और वो सेल्फ रिपेयर होकर अपने आप को मल्टीप्लाई करने लगेगी, और वो पर्सन में से समझ लो वो कैंसरस सेल्स जो है वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ कैंसर का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बट बहुत सी और चीज़ें कर सकते हैं, जैसे इसकी एप्लीकेशन यहाँ दी गई हैं कि आप एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के DNA को चेंज कर सकते हो। आप किसी भी प्लांट को क्रॉप रेजिलिएंट बना सकते हो, उसके जेनेटिक कोड को जो है वो ऑल्टर करके, ताकि वो ड्रॉट से भी बच सकें और पेस्ट से भी बच सकें। इवन बहुत सी ऐसी इनहेरिटेड डिजीज़ होती हैं जिसका कोई जो है वो हमारे पास क्योर नहीं है अभी, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम कैंसर ऑफ कोर्स। तो अब उसमें तो क्या है कि अगर कोई बच्चा पैदा हुआ और उसने वो इनहेरिट किया तो उसको हम क्योर नहीं कर सकते, बट अगर हम उसके DNA में पहले ही ये इंटरफेरेंस कर लें तो हम हो सकता है इनहेरिटेड डिसीज़ को भी रोक सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके एथिकल कंसर्न्स भी, एथिकल कंसर्न्स क्या है कि 2018 में चाइना में एक साइंटिस्ट ने एक स्कैंडल किया था जिसमें वो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे थे और जीन एडिटेड ह्यूमंस बना रहे थे। मतलब आप समझ लो बेबीज़, ठीक है, जो माँ बाप हैं वो जाकर बोलते थे कि हमें ऐसा मस्कुलर गोरा बच्चा चाहिए, ऐसे उसके नाक होने चाहिए, ऐसा उसके कान होने चाहिए। तो मतलब जीन एडिटिंग करके वो डिज़ायर्ड फॉर्म ऑफ बेबीज़ बनाने की कोशिश कर रहे थे। ऑफ कोर्स पॉसिबल है, ऑफ कोर्स, ये क्योंकि आप जीन में एडिटिंग करके जैसा मर्जी कर सकते हो। तो ये जो है इसके एथिकल कंसर्न्स हैं, क्योंकि अगर ये सच में ऐसा होने लगा फिर तो जो है मतलब ये हम एक तरह से
बेबीज़ कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। सो ऑफ कोर्स इसके एथिकल कंसर्न्स ये यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है राटुपुज़ा वेलायुधा पानिकर जी। तो अभी एक रिसेंटली एक मलयालम फिल्म रिलीज़ हुई है इनके ऊपर, तो बहुत ही ऑडियंस ने उसको पसंद किया है। तो इनकी लाइफ के ऊपर बेस्ड है ये, जो कि इजावा कम्युनिटी इन केरला को बिलोंग करते थे, वेल ऑफ फैमिली ऑफ मर्चेंट्स को बिलोंग करते थे ये। लेकिन इन्होंने अपर कास्ट की डोमिनेशन को चैलेंज किया। इन्होंने इवन 2 शिवा टेम्पल भी बनाए, हिंदू गॉड शिवा के लिए जो है 2 टेम्पल भी बनाए, और वो सारे मेंबर्स ऑफ ऑल कास्ट और रिलीजन्स के लिए उसको ओपन कर दिया। अच्छी पुदव समारंभ स्ट्राइक भी उन्होंने की, जिसमें कि ऑप्रेस्ड ग्रुप्स जो हैं उनको राइट टू वेयर अ लोअर गारमेंट नहीं होता था, तो उसको जो है विमेन के लिए ऑफ कोर्स, तो उसके अगेंस्ट ये स्ट्राइक भी वहाँ पर की गई। और एथापू समारंभ इस स्ट्राइक को एक्सटेंड करके जो है विमेन के लिए राइट टू वेयर एन अपर बॉडी क्लोथ भी किया गया, क्योंकि होता क्या था कि वहाँ पर कुछ बैकवर्ड क्लास की विमेन जो है उनको या तो अपर बॉडी जो है या फिर और जो लोअर बॉडी के गारमेंट है वो पहनने के लिए अलाउ नहीं होता था। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हिंदी दिवस। ये भी आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको बहुत पता है कि 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डिसाइड किया था कि इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी होगी, यूनियन गवर्नमेंट की रादर। तो अब जो है हिंदी वर्सेस इंग्लिश डिबेट चल रही थी साउथ इंडियन डेलीगेट्स और जो है रेस्ट ऑफ द हिंदी बेल्ट डेलीगेट्स के बीच में। तो मुंशी अयंगर फार्मूला जो है वो अपनाया गया, और उसके बाद ही जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हिंदी को अडॉप्ट किया था, ठीक है। तो ये बहुत फेमस है, अगर आपको क्वेश्चन में आए कि मुंशी अयंगर फार्मूला इज रिलेटेड टू, तो आप कह सकते हो कि ये हिंदी वर्सेस इंग्लिश डिबेट से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब हिंदी दिवस क्या है, ऑफ कोर्स हिंदी जो है हमने 14 सितंबर को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया डिक्लेयर की। इवन जो है इंग्लिश आपकी दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिंदी जो है हमारी 8 शेड्यूल की भी लैंग्वेज है, और आर्टिकल 351 कहता है कि आपको हिंदी लैंग्वेज की डेवलपमेंट करनी है, ये यूनियन गवर्नमेंट को एक जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। अब हिंदी जो है वो आपका पर्शियन वर्ड हिंद से बना है। जो आपके टर्किश इन्वेडर्स थे उनको लगता था कि जो लैंड ऑफ इंडस रिवर से दूसरी साइड लोग रहते हैं वो हिंदी बोलते हैं, मतलब उनकी लैंग्वेज जो है वो हिंदी है, चाहे वो उर्दू से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी संस्कृत से की जैसी हो या मिक्सचर हो, उसको वो हिंदी बोलते थे, ठीक है। तो अब हमारी जो मॉडर्न देवनागरी स्क्रिप्ट की हिंदी है 11th सेंचुरी में जो है आई है, और ये 5th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड बन चुकी है। तो गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए, यहाँ पर मेंशन किए गए हैं कि हिंदी को कैसे प्रमोट किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन। तो मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन जो हैं वो चीफ गेस्ट बन रहे हैं इस साल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन के एनुअल फ्लैगशिप इवेंट में। तो ऑफ कोर्स ये एक तरह से टेलीकॉम इंडस्ट्री की एक इवेंट है। इस बार ये गति शक्ति विजन फॉर 5G एंड बियॉन्ड इस थीम के ऊपर ये इवेंट की जा रही है, और टेलीकॉम इंडस्ट्री की जो है ये सबसे बड़ी इवेंट कही जाती है, और इसमें जो है इस बार मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो गेस्ट बन रहे हैं, ठीक है, चीफ गेस्ट। So now let us see all these topics in English. So the first topic is windfall tax. So this topic is important for your economy section. So Finance Minister Nirmala Sitharaman ji has defended the windfall tax which has been imposed by the central government on domestic crude oil prices. So she has said that it was very important because these companies were making phenomenal profits by using their exports. So you know that central government on July 1 introduced this windfall profit tax. It was revised fortnightly at least 4 times, and it was analysts believe that it was targeted mainly at the Reliance Industries Limited because it was making windfall gains during the Russia-Ukraine war situation. So it was, of course, exporting large volumes of fuel made from discounted Russian oil that India was procuring from Russia. And what is a windfall tax? Of course, it's a tax that is designed to for the against the profits that a company is deriving from certain unprecedented events. Okay, so these profits are being generated by the company because not of because that they have done something actively, but because events have emerged which has led to windfall gains for them, and it has been an unanticipated gain in income for them. Okay, so generally these governments generally impose one-off tax, this windfall tax retrospectively. So just the government would say that this tax would be applicable from the last 1 year, because you have these events have been you are taking advantage of these events, and this is called the windfall tax.
So, what is the rationale behind is imposing these windfall tax? Of course, it is important that the government has a redistribution function. If anyone is generating income in huge amounts, then government has to tax it and redistribute among the other citizens. It also needs income for the funding of social welfare schemes. It will also become a supplementary revenue stream for the government, and it will thereby narrow down the country's widened trade deficit. So why countries are levying windfall taxes now? Because we have seen that sharp increases in prices of oil, gas, and coal have been witnessed because of a combination of several factors, including the majorly the mismatch between energy demand and supply, and huge and record profits have been generated by these energy companies to the tune of $100 billion in the last few months. So even the multilateral institutions like the UN, IMF, and OECD have been in favor of imposing windfall taxes. Even the United Nations Secretary General has urged that government should tax these excessive profits so that they can support the most vulnerable people during this difficult times. So, what are the issues with windfall taxes? Why there has been opposition against windfall taxes? So of course, because these taxes are imposed retrospectively, so it brews uncertainty in the market. The companies do not know how they should behave, because next year probably the government would bring a big another tax in a retrospective format, thereby disturbing the entire calculations of the companies. So also it is being labeled as populist because governments take political advantage of it, and these taxes also suffer from design problems because they are suddenly developed and suddenly imposed, so they have some flaws also. So companies are also saying that even if you take example of Russia Ukraine war, the companies have taken risk, okay, because Russia Ukraine war was there, Russia was having sanctions, so companies have taken risk, and if you are imposing these windfall taxes, then you are dissuading them from taking risks in the future. Okay. Also, there is a problem that who should be taxed? Only the big companies or the small companies also? Okay, because currently we are only imposing tax on big companies. So the next topic is G20 summit in India. So this topic is important for your international relations. So India will host the G20 leaders summit next year on September 9th and 10th. You know that India will be the president of G20 from December 1 this year. So what is G20? It's a group of finance ministers. It was earlier a group of finance ministers and central bank governors meeting, which was established in 1999. But during the 2008 crisis, it was elevated to the forum of heads of state and government level. So, of course, it is just a forum, not a legislative body. It does not have any legal impact or any decisions. Their decisions do not have any legal impact, and it just means to influence the country's policies and global cooperation. So, of course, G20 has been significant because it represents 85% of global GDP, over 75% of global trade, and two-thirds of global population. So, it promotes multilateralism because these meetings are held under rotating presidency, so every member gets a chance to be a president. Initially it was just focused upon broad macroeconomic policy when the finance ministers and governors were meeting, but after the heads of states were involved, now its agenda has expanded to include trade, climate change, sustainable development, etc. Even if you see the last summit 2021, we decided to stop funding of coal fired power plants in poor countries. Also we aim to achieve carbon neutrality by the year 2050. Even in the fight against COVID-19 pandemic, G20 leaders actively engaged with each other and even supported WHO's efforts. So, what are the key highlights with respect to India's presidency? Of course, India will be holding almost 200 meetings across the country related to with G20 members during the next 1 year. India has also invited certain other countries during for the G20 summit. And what is the troika of G20? Troika means current, previous, and incoming presidents of G20. So currently, you know that Indonesia is the current president of G20. Italy has been the previous president of G20, and the upcoming one, of course, is India. So it is the G20 Troika. When India would be the president, India would be the current president. The previous president would be, of course, Indonesia, and the incoming president would be Brazil. After India, the next president would be Brazil. So it will be the first time when three developing countries would be the would form the Troika of G20.
Okay, so the next topic is cheetah reintroduction plan. So this topic is also important for your environment section. So PM Modi is recently, PM Modi is soon going to release 3 cheetahs to Madhya Pradesh Kuno National Park. So initially these cheetahs will be quarantined in an enclosure of 50 to 30 meters. They belong to the age of 5 and 6, and they have been sourced from Namibia, of course. They will be quarantined so that they can adjust themselves to their new environments. Later on, they would be released into a 550 hectare enclosure. Um, and poachers will be actively deterred because government has made a plan again for it. So what is cheetah? Of course, it's a world's fastest land animal. Historically it was present in from sub-Saharan Africa to even India, and it played an important part in the ecosystem. Cheetahs are found only in 9% of their historical ranges now, and they are confined to the savannas of Serengeti. Serengeti is in Tanzania, and to Iran now. Namibia has the largest population of cheetahs. That's why it is called the cheetah capital of the world. And cheetahs globally are declared or listed as vulnerable category. So in India, they were found everywhere initially, but in 1952, after their habitat was slowly destroyed, they were declared officially extinct in the country. So that's why in 2009, the Wildlife Trust of India made this cheetah reintroduction plan, and certain sites were identified. So Kuno Palpur National Park was identified as the most suitable site for cheetah reintroduction. So it will also have the facility to have Kuno also provides the possibility of having tiger, lion, leopard, and cheetah simultaneously. So why we are sourcing cheetah from southern Africa only? Even though it is found in Iran also, but in Iran, these animals or this cheetah is declared as critically endangered, so it would not be possible to source cheetah from Iran. Also, southern African cheetahs have the highest observed genetic diversity. That's why it is important to take cheetah from there. So it is significant because cheetahs will be the boon to our ecosystem. They are not even a threat to humans, and they do not also attack a large livestock either. But there are challenges also. It has been said that there is no scientific proof that reintroduction of cheetah from southern Africa to India would be a boon for their ecosystem in India. Okay, so the next topic is CRISPR. So CRISPR is a topic for your science and tech section. So over the last 3 years, gene editing technology CRISPR has produced flawless results, and India has also approved a 5-year project to develop CRISPR. So what is CRISPR? So CRISPR, of course, is called the clustered regularly interspaced short palindromic repeats. So it is basically a gene editing technology, and it targets the specific stretches of an entire genetic code or edit the DNA at particular locations. So what happens is that scientists use this Cas9 protein. So this protein is used as a scissor, and let's suppose that in a gene there is a problem because of which the genes are multiplying, and let's suppose that this multiplication of genes is causing cancer in a person. So the scientists would cut that part of a gene and let this gene auto repair itself. During this auto repair process, the scientist would make the desired intervention, and once the code the genetic code the desired genetic code bind itself with the broken DNA strand, they will start repairing themselves, and they would start amplifying themselves, multiplying themselves to new genes. Okay, so apart from, of course, curing the inherited diseases, including cancer treatments, we can also use this gene editing tools to make our plants crop resilient, and so that they can withdraw drought and pests. But there are ethical concerns also. Like I was telling you earlier, that in China, scientists use this CRISPR technology to create designer babies. Okay, so parents would come to them that we want a child whose nose is like that, whose eyes are like that. So you can make it possible because you can make gene interventions, gene editing interventions. So the next topic is Aratupuza Velayudha Panikarji. So a recently released Malayalam film has
achieved or earned critical acclaim and audience approval. It is based on the life of Arathupuza Velayudha Panikarji, who belonged to Ezava community in Kerala. He belonged to a well-off family of merchants, and he challenged the domination of upper caste or savarns. So he also built two temples dedicated to the Hindu god Shiva, and he allowed all the members of all castes and religions to enter into into those temples. He also worked for the emancipation of women belonging to the backward castes. So the next topic is Hindi Divas. So this topic is important for your art and culture section. So September 14th is commemorated as or celebrated as the Hindi Divas because on this very day, Constituent Assembly of India adopted Hindi as the official language of the Union government. So it was after intense debate in the Constituent Assembly, especially the delegates of South India were not willing to accept Hindi as the official language. But then Munshi Iyengar formula was used, and it was a compromise, and then Hindi was declared as the official language. So Hindi in the Devanagari script was declared as the official language of Republic of India, and English was declared as the other official language. Hindi is also 8th scheduled language, and Article 351 of the Constitution directs the development of Hindi language as an objective of the Union government. So what is Hindi? Of course, Hindi emerges from the Persian word Hind, which means the land of the Indus River, and Turkish invaders in the early 11th century named the language of this region Hindi. Okay, so the modern Devanagari script came into existence in the 11th century, and Hindi is the fifth most spoken language in the world. So there are certain events or initiatives of the government meant to promote Hindi in India and abroad. So the next topic is Digital Infrastructure Providers Association. So this topic is important for our economy section. So Minister of Communications will be the chief guest at Digital Infrastructure Providers Association, which is the flagship event of telecom industry. And this year the theme would revolve around 5G, of course, because it is the biggest news for the telecom industry. So this year's the theme is Gati Shakti Vision for 5G and beyond. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.